प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा था पहला अध्याय इकाई 2 का और 5वां पाठ है। इससे पूर्व हमने जो धन विधेयक पढ़ा था, तो धन विधेयक एक सरकारी विधेयक भी होता है। हमने विधेयक के बारे में पढ़ा, फिर साधारण विधेयक क्या होता है, फिर कानून बनाने के प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। फिर हमने पढ़ा धन विधेयक और साधारण विधेयक में क्या फर्क है। साधारण विधेयक के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो विधेयक एक संविधान संशोधन विधेयक भी होता है, साधारण विधेयक और धन विधेयक। तो वैसे मोस्टली तो दो ही होते हैं, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन। वो तीसरा कौन सा, धन विधेयक। इसकी प्रक्रिया भी हमने पढ़ ली। और धन विधेयक और इसमें अंतर क्या है। धन विधेयक में साधारण में तो क्या हमने क्या पढ़ा था कि उसमें 6 माह तक और धन विधेयक को 14 दिन तक ही राज्यसभा द्वारा रोका जा सकता है। अब देखो, आज हम पढ़ेंगे अभी लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां। लोकसभा और राज्यसभा संसद पाठ का नाम यही था ना। तो जो लोकसभा, जिसको हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, प्रथम सदन भी कहते हैं और जनता का सदन भी कहते हैं, और ये अस्थायी सदन है, ये भी हमने पढ़ा। तो लोकसभा जो पदाधिकारी पढ़े थे हमने, लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदन में से चुने जाते हैं। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, मैंने बताया। तो उसी प्रकार जो लोकसभा के सदस्य होते हैं जो दिल्ली जाते हैं संसद में, जिसको क्या बोलते हैं, सांसद, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वो सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष बना देते हैं और एक को उपाध्यक्ष बना देते हैं। जैसे वर्तमान में अपनी राजस्थान से ही है लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला, जो कोटा से सांसद है। तो ऐसा पहली बार वह राजस्थान से प्रथम बार कोई लोकसभा का अध्यक्ष बना है। उससे पहले राजस्थान से बलराम जाखड़ भी थे, लेकिन वो पंजाब के रहने वाले थे और उन्होंने चुनाव कहाँ से लड़ा, राजस्थान। लेकिन राजस्थान का जो मूल निवासी है, ऐसा पहला है श्री ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर है। तो अब कोई भी हो लोकसभा का अध्यक्ष, पहले कोई और था, अब आगे और कोई हो सकता है। तो इस अध्यक्ष की क्या शक्तियां होती हैं, उसके क्या कार्य होते हैं, बिल्कुल सरल है। ये 10वीं में भी था, अगर आपने गौर किया है तो इसमें हम पढ़ेंगे। आज हेडिंग डालिए लोकसभा। कौन सी सभा, लोकसभा। अध्यक्ष, अध्यक्ष को स्पीकर भी कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां व कार्य। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां व कार्य बिल्कुल सरल है। प्रश्न पूछा जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां व कार्य लिखिए। हमने संसद के 2 सदन पढ़े थे, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो लोकसभा, तो उसमें जो अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष की क्या शक्ति है। उपाध्यक्ष तो कब काम करता है, जब लोकसभा अध्यक्ष नहीं है या वो किसी काम से अनुपस्थित है, तो उसकी जगह कौन संभालेगा, लोकसभा उपाध्यक्ष से सरपंच, उप सरपंच होता है। तो सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच होता है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति होता है, कार्यभार संभालता है उसका। तो हम अध्यक्ष के बारे में पढ़ रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष। किसका, लोकसभा का अध्यक्ष, जिसको स्पीकर भी कहते हैं, लोकसभा स्पीकर। तो इसमें लिखें आप, ऐसे चिन्ह लगा के लिखेंगे या नंबरिंग करके लिख ले, कैसे भी लिख सकते हैं आप। नंबर 1 इसमें लिखें, यह है, यह अध्यक्ष है ना, यह मतलब अध्यक्ष के बारे में पढ़ते, अध्यक्ष लिख ले एक बार। किसका अध्यक्ष, लोकसभा का। तो अध्यक्ष ऐसा लिखिए, अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाही का, लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। क्या करता है, संचालन करता है। अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। दूसरा, वह सदन में सदस्यों को, इसको सदस्यों को, सदस्य कौन होते हैं, सांसद। लोकसभा में, संसद में के सदस्य को सांसद कहते हैं। वह सदन में सदस्यों को बोलने का समय देता है। वह सदन में सदस्यों को बोलने का समय देता है। यानी वो किसी भी विषय पर, कोई भी मंत्री या कोई भी पक्ष विपक्ष जो भी है, 2 होते हैं ना, विपक्ष भी होता है। जैसे वर्तमान में बीजेपी की सरकार है
तो कांग्रेस और उसका जो गठबंधन है जिसको हम यूपीए कहते हैं वो भी विपक्ष में, तो सदन में सबको बोलने का मौका दिया जाता है, तो उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। किसकी? अध्यक्ष की। अध्यक्ष की अलग कुर्सी होती है, अलग से, सब नीचे अलग से कुर्सी लगी हुई है, तो अध्यक्ष की कुर्सी सबसे ऊपर लगी होती है, आपने कई समाचारों में भी देखा होगा। तो वो अध्यक्ष पूरे सदन का यानी लोकसभा का नेता है वो, समझ गए। तो उस सब किसी को बोलना है तो वो अध्यक्ष से अनुमति लेगा, अध्यक्ष महोदय मुझे बोलने का समय दिया जाए, या कोई ज़्यादा बोलता है तो उसको रोका भी जाता है, उसको बिठा दिया जाए, बोलने के लिए समय न दे। तो मतलब जैसे क्लास में मॉनिटर होता है उसी तरह उसकी जिम्मेदारी भी है कि वो सदन की कार्यवाही, कोई भी सदन चल रहा है, सत्र चल नहीं पड़ रहा है, तो उसकी कार्यवाही का संचालन किया जाता है, उनकी उसकी अध्यक्षता करता है। जैसे हम कोई प्रोग्राम करते हैं स्कूल में तो उसका हम अध्यक्ष सुनते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष ये होंगे, होता है ना ऐसा। तो यह अध्यक्ष संचालन करता है, उस सदन का संचालन करता है। फिर कौन से सदन सदस्य को मौका देना है तो उसकी अनुमति लेनी पड़ती है, वो अनुमति दे, हाँ भी आपको बोलने का मौका दिया जाता है। उसको बैठने के लिए भी कहा जा सकता है, मतलब एक तरह से अनुशासन जिसको हम कह सकते हैं, अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? लोकसभा अध्यक्ष की। तो वह सदस्यों को बोलने का समय देता है। एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं इसमें अगली लाइन में, अध्यक्ष सदन में अनुशासन बनाए रखता है। अध्यक्ष सदन में अनुशासन, डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, जैसे क्लास में बोलते हैं ना आपको कि अनुशासन में रहें, नियमों का पालन करें, तो अध्यक्ष सदन में अनुशासन बनाए रखता है। जो शोर शराबा लाहौर ये होता है ना, तो उनको वो रोकता है, टोकता है उनको, इस सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके। तो सदन में अनुशासन बनाने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? अध्यक्ष की। तीसरा लिखिए, अगला लिखिए जो भी है, चौथा लिखिए, कोई भी विषय सदन में मतदान के लिए, कोई भी विषय है, विषय मतदान के, सदन में मतदान के लिए, किसके लिए? मतदान के लिए रखा जाता है। कोई भी विषय सदन में मतदान के लिए रखा जाता है, मतलब कोई भी विषय है, मुद्दा है, वो सदन में पक्ष जो सरकार रख रही है कि हम ये नया कानून बनाना चाहते हैं, कोई भी मुद्दा है उसको रखेंगे सदन में, तो उस पर वोटिंग होती है। वोटिंग करवाना चाहे तो भाई इस पर कौन ज़्यादा किसके पक्ष में जीत हार, अपनी भाषा में बोले तो उसमें मतदान होता है। तो अगर उस विषय के पक्ष में ज़्यादा वोट आ जाएंगे तो वो पास हो जाएगा, मतलब सहमत है, और विपक्ष में ज़्यादा वोट डाल दिए तो वो खारिज हो जाएगा, समझ गए। तो किसी विषय को मतदान के लिए सदन में रखा जाता है तो अध्यक्ष उस पर मतदान करवाता है, तो अध्यक्ष उस पर मतदान करवाता है, समझ गए। कोई भी विषय अगर वो सदन में मतदान के लिए रखा जाता है, भाई कितने % लोग इसके पक्ष में और कितने लोग इसके खिलाफ हैं, तो सदन में रखा जाता है तो उस पर वोटिंग करें। वोटिंग कौन करवाएगा? अध्यक्ष। इस पर वोट डालें, अपने अपने वोट डाल दो, जो भी विषय मान लो इसके पक्ष में हो गए, कोई भी नया कानून बन रहा मान लो, तो उसमें विपक्ष वाले तो क्या करेंगे? उसको आसानी से पास नहीं होने देंगे या कुछ ना कुछ उसमें बाधा उत्पन्न कर देंगे। तो फिर उस पर वोटिंग होगी, भी कौन पक्ष में विपक्ष में, तो अपना वोट डाल देंगे। जैसे वोटिंग करते हैं किसको पता नहीं किसको वोट दिया, तो ऐसे वोटिंग होती है। तो मतदान के लिए रखा जाता है, उस पर क्या करवाता है? वो मतदान करवाता है। तो अगली देखो मोस्ट लाइन है, इसी में लिखना आगे, सामान्यतः अध्यक्ष विषय पर मतदान नहीं करता। सामान्यतः अध्यक्ष विषय पर, जो भी विषय रखा गया है ना उस पर मतदान नहीं करता, तो नहीं के नीचे लाइन खींच लेंगे। सामान्यतः अध्यक्ष विषय पर मतदान नहीं करता। अब देखो यह मोस्ट चीज निकल के आएगी कि मतदान कर दिया तो
सामान्यतः अध्यक्ष वोट नहीं करता, वैसे फैसला हो जाता है ज़्यादा किसके पक्ष में गए कम किस में गए। अब अध्यक्ष वोटिंग कब करेगा ये ध्यान रखना है, अध्यक्ष वोटिंग कब करेगा। तो सामान्यतः अध्यक्ष यानी स्पीकर विषय पर मतदान नहीं करता, लेकिन अब आगे लिखिए, लेकिन यदि दोनों पक्षों में, यदि दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष मतलब पक्ष और विपक्ष, तो दोनों पक्षों में बराबर मत आने पर, बराबर मत आने पर, यहां ध्यान रखना है, बराबर मत आने पर, मत यानी वोट, तो यहां लाइन खींच देंगे। तो दोनों पक्षों में बराबर मत आने पर, यानी वोट डालिए, मान लो केवल होता है ना, जैसे मान लो 100 वोट डाले, 50 इसके 50 इसके आगे, तो बराबर हो गया, ना हार हुई ना जीत हुई, इसको बोलते हैं बराबर मत आने पर। बराबर मत आने पर लोकसभा अध्यक्ष, ये पढ़े ना मैं, तो यह अध्यक्ष भी लिख सकते हैं, लोकसभा लिखा हुआ है ही। बराबर मत आने पर अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। कौन सा? निर्णायक मत देता है, निर्णायक मत देता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। कब देता है? जब पक्ष और विपक्ष में, यानी दोनों पक्षों में मत क्या आ जाए बराबर, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है। तो ये लाइन खींचना है, अब ये ध्यान रखना है शब्दों पर, समझ गए? दोबारा रिवीजन के लिए लिखना है, लिख लिया होगा आपने कि विषय पर, यदि किसी विषय को सदन में मतदान के लिए रखा जाता है तो उस पर मतदान कौन करवाता है? अध्यक्ष मतदान करवाता है। प्राय अध्यक्ष मतदान नहीं करता। सामान्य स्थिति में अध्यक्ष मतदान कब करेगा? जब दोनों पक्षों में या दोनों सदनों में क्या आ जाए? बराबर मत आ जाए, बराबर वोट आ जाए, जैसे 50-50 आ गए, 20-20 आ गए। ऐसी स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। निर्णय कब होगा? हार जीत का। तो अब अध्यक्ष ने जिस और एक तरफ वोट दे दिया तो एक वोट जिस तरफ देगा उस तरफ बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, तो फिर वो एक पक्ष जीत जाएगा या उस मुद्दे को पारित कर लिया जाएगा। तो ये निर्णायक मत कौन देता है? अध्यक्ष। आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट लिखें, वह यानी अध्यक्ष, वह सदन को स्थगित, वह सदन को स्थगित, वह सदन को स्थगित करने की शक्ति रखता है। तो स्थगित की लाइन खींच लेंगे, स्थगित यानी रोकना, स्थगित यानी रोकना। वह सदन को स्थगित करने की शक्ति रखता है। अर्थात, अब इसका व्याख्या कर लेंगे हम, अर्थात अध्यक्ष, अर्थात अध्यक्ष कुछ समय के लिए, अर्थात अध्यक्ष कुछ समय के लिए, साथ साथ लिखते जाए आप, अर्थात अध्यक्ष कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए सत्र को स्थगित, रोक सकता है, रोक सकता है या स्थगित कर सकता है। समझ गए? स्थगित कर सकते हैं। कभी? कुछ समय के लिए। स्थगित मतलब रोकना, ये सब याद रखना आपको। जैसे सत्र चल रहा है, मान लो वहाँ किसी मुद्दे पर बहस हो रही है और शोर शराबा ज़्यादा हो गया, विपक्ष वालों ने हंगामा कर दिया, विपक्ष वालों ने शोर शराबा कर दिया, अनुशासन नहीं बन रहा है, अध्यक्ष उनको बार बार मना कर रहे हैं, आप बैठ जाइए, अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो क्या करेगा? सदन को स्थगित कर सकता है, क्योंकि वो अध्यक्ष का सदन का नेता होता है। तो वो क्या करेगा? कामकाज को बंद कर देगा 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, मतलब कुछ समय के लिए, या मामला ज़्यादा बढ़ जाए तो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, ऐसे वो क्या कर सकता है? सत्र को रोक देगा, स्थगित कर देगा, फिर दोबारा सत्र बुलाएगा। तो ये शक्ति किसके पास है? अध्यक्ष के पास। लेकिन आगे इसमें लिखना, अब लेकिन सत्र अवसान करने का क्या? लेकिन सदन का, लेकिन जो सदन चल रहा ना, सदन का सत्रावसान, सत्रावसान, सत्र धन अवसान,
यहाँ भी लाइन की दोनों अलग अलग है। स्थगित यानी रोकना, सत्रावसान यानी सत्र को समाप्त करना। लेकिन सत्रावसान करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। लेकिन या जबकि सत्रावसान सदन का, या सत्र का सत्रावसान, सत्र सदन का, तो सदन का या सत्र का, सदन का लिखें, सदन का सत्रावसान, तो यहां लाइन खींचेंगे, सत्रावसान करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति को। तो ये यहां से प्रश्न बन के आ जाते हैं छोटे, कि सदन को, कोई भी सदन, जैसे लोकसभा सदन की बात करें हम, राज्यसभा में तो उसका कौन होता है? उपराष्ट्रपति। हमने पढ़ा था राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। और लोकसभा तो इसमें थोड़ी लिखेंगे हम। तो वहां लोकसभा की बात करें कि लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा ताकतवर है, ये हमने पढ़ा, समझ रहे हो ना इस बात को। तो लोकसभा में निर्णायक मत कौन देता है? अध्यक्ष। सदन को स्थगित करना यानी रोकने, स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। रोकना कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए। लेकिन सत्रावसान यानी सत्र को समाप्त करना, जैसे हमने पढ़ा ना, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, तो उनको सत्र का एंड करने का, मतलब समाप्त, अवसान है समाप्त करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। तो ये आप इसमें लिखेंगे, कार्य में मन से लिखना पड़ेगा। लेकिन छोटे, मान लो एक नंबर का क्वेश्चन पढ़ लिया, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। स्थगित शब्द आए या रोकना शब्द आए तो कौन करेगा? अध्यक्ष। वो सत्रावसान या सत्र को समाप्त करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। फिर यहाँ अध्यक्ष नहीं लिखेंगे। तो स्थगित तो कौन करता है? अध्यक्ष। और सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, अगली लाइन में लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, अध्यक्ष 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 दल बदल के आधार पर, दल बदल ये जो कानून है, दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में, दल बदल अध्यक्ष दल बदल कानून के तहत, अध्यक्ष दल बदल कानून के तहत सदन में किसी सदस्य की निर्योग्यता का फैसला करता है। सदन में किसी सदस्य की निर्योग्यता का फैसला करता है। अब देखो, दल बदल अनुसूची कितनी है? 12। तो दल बदल कौन सी में? 10वीं में। ये याद रखना, आगे भी आएगा वैसे, पढ़ना आपको। देश से दल बदल याद रख लेंगे। अनुसूची पूछे तो दल बदल का जिक्र कौन से अनुसूची में? 10वीं में। अनुसूची कितनी थी? कुल हमने पढ़ चुके हैं 12, पढ़ा था ना हमने। तो दल बदल 10वीं, दल बदल 10वीं, ऐसे याद रख लेंगे। तो देखो ये क्या होता है, जैसे मान लो कोई, पहले क्या होता था, जैसे चुनाव, ये कोई सांसद है, बीजेपी से चुनाव जीत गया, वो किसी लालच में आकर कांग्रेस के पाले में चला गया, फिर 1 महीने बाद बसपा के पाले में चला गया, फिर साल के एंड में या लास्ट में सपा के पाले में चला गया। ऐसे वो क्या अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, किसी को। तो ये कानून लाया गया था कांग्रेस सरकार के समय में, दल बदल कानून, यानी दल बदल का आरोप या दल बदल जो कानून है उसमें जो नियम लिखे अगर उसमें वो पाया जाता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। तो उसमें नियम है, जीतने के बाद किस हिसाब से वो बदलते हैं। तो दल बदल ये नहीं, सांसद जीतने के बाद अपनी पार्टी में रहे हैं, वो सेवा कर सके, अपने स्वार्थ की पूर्ति न करें। तो इससे से बचने के लिए दल बदल एक कानून लाया गया कि जो पार्टी बदले थे उनको रोकने के लिए। तो किसी उस व्यक्ति ने दल बदल जो नियम है उसका उल्लंघन किया है कि नहीं किया है,
इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ये याद रखना है। तो सदन में दल बदल कानून के तहत किसी सदस्य की निर्योग्यता का फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बनता है यहाँ। दल बदल कानून जो 10वीं अनुसूची में है, तो उसमें किसी व्यक्तिगत दल बदल का आरोपी पाया जाता है या उसने दल बदल जो कानून है उसका उल्लंघन किया है कि नहीं किया है, इसका फैसला कौन करता है? अध्यक्ष। कौन करता है? अध्यक्ष। तो ये आपको याद रखना है। अगला लिखें, हमने पढ़ा था धन विधेयक। तो धन विधेयक हमेशा कहाँ रखते हैं? लोकसभा में। ये हमने पढ़ा था। साधारण विधेयक तो किसी में रख सकते हैं, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, लेकिन धन विधेयक हमने पढ़ा था ये सिर्फ पहले लोकसभा में रखते हैं, बाद में राज्यसभा में तो जाता है, लेकिन पहले कहाँ रखते हैं? लोकसभा में। कहाँ रखते हैं? लोकसभा में। इसमें हमने अनुच्छेद भी पढ़े थे। 109 में क्या पढ़ा था हमने? प्रक्रिया। और 110 में क्या पढ़ा था? परिभाषा पढ़ा था ना। संसद के कार्यों में याद हो तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति, धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया पढ़ा था हमने। तो संविधान में संशोधन कौन करता है? संसद ही तो करती है। तो 109 में हमने पढ़ा धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है, उसके बाद राज्यसभा में। राज्यसभा अधिकतम कितने दिन? 14 दिन तक रोक सकती है। पढ़ा था ना हमने। तो ये बातें याद रखनी है आपको। तो हम पढ़ रहे थे धन विधेयक के बारे में। तो अंतिम पॉइंट लगा के लिखिए आप, अनुच्छेद 110 के अनुसार, अनुच्छेद 110 9 में तो क्या थी? प्रक्रिया, और 10 में क्या है? परिभाषा। तो 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो ये अध्यक्ष का कार्य है। एक तो दल बदल का, भाई किसी व्यक्ति ने दल बदल लिया तो इस कानून का उल्लंघन किया है कि नहीं किया, तो दल बदल जो कानून है उसकी निर्योग्यता का फैसला भी कौन करता है? अध्यक्ष। और हमने पढ़ा था विधेयक, सरकारी विधेयक पढ़ा था ना हमने। गैर सरकारी विधेयक जो किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है वो सरकारी होता है, और जो एक साधारण सदस्य के द्वारा वो कौन सा हो गया? गैर सरकारी। तो ये धन विधेयक है। तो धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, तो इससे पहले किस को कर लेते हैं? ये भी बताया था मैंने। लोकसभा धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर लिखा है मैंने पिछले वीडियो में। तो साधारण विधेयक को किसी भी सदन में रख सकते हैं, फिर उसका उल्टा बताया था मैंने। धन विधेयक को केवल लोकसभा में रखेंगे। तो साधारण विधेयक को सदन में रखने से पहले किसकी आवश्यकता नहीं होती? राष्ट्रपति की। याद रखेंगे, राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन धन विधेयक को हम कहाँ रखते हैं? लोकसभा में। और लोकसभा में रखने से पहले हमें किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? मतलब सरकार को किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति की। समझ गए? याद रखना ये। हालांकि ये वैसे तो राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक मुखिया है, नाम मात्र का। वास्तविक काम तो कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल या उसकी जो मंत्री परिषद है वही करता है। लेकिन हम लिखते समय ऐसा नहीं लिख सकते, प्रधानमंत्री नहीं लिख सकते, उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि संवैधानिक मुखिया है। यानी कहने पर तो उनका अंतिम फैसला तो उनका होता है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का ही। लेकिन हम लिख नहीं सकते हैं क्योंकि ये काम कौन करता है? राष्ट्रपति। जैसे आपातकाल की घोषणा कौन करता है? हमने पढ़ा 352, 56 और 60। राष्ट्रपति कहते राष्ट्र मन से नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद लिखित में देती। पहले मौखिक था, उसको लिखित कर दिया, लिखित में लिख कर देगा। फिर ये घोषणा करता है सिर्फ कौन? राष्ट्रपति। तो क्योंकि वो नाम मात्र का है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री करता है, वो गलत हो जाएगा। हालांकि फैसला तो किसका होता है? प्रधानमंत्री। उसका जो मंत्रिमंडल होता है वही कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री, मैंने बताया पिछले वीडियो वही होता है। लेकिन आप राष्ट्रपति लिखेंगे क्योंकि वो भारत का प्रथम नागरिक है, भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें ये अध्यक्ष कार्य हो गए। छोटे छोटे प्रश्न बने वो मैंने बता दिया। 109 में प्रक्रिया है, 10 में परिभाषा है। अब परिभाषा का मतलब है लोकसभा अध्यक्ष बताएगा, परिभाषित करेगा कि यह धन विधेयक है या नहीं। फिर इसमें एक चीज और लिख लें, धन विधेयक शुरू से लिख लेंगे। धन विधेयक
एक सरकारी विधेयक होता है, धन विधेयक एक सरकारी विधेयक, दो बटे सरकारी गैर सरकारी। तो धन विधेयक कौन सा विधेयक होता है? सरकारी। धन विधेयक सरकारी विधेयक होता है। ये थे लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, बिल्कुल सरल है। लोकसभा अध्यक्ष मैंने लिखा दिया। तो सबसे पहले कौन थे? जीवी मावलंकर 1952 से 1956 तक, वासुदेव गणेश वासुदेव मावलंकर। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? कौन थे? एंग सैनम अयंगर। कौन से? अनंत सैनम अयंगर। और वर्तमान में कौन है? ओम बिरला, जो अपने कोटा से है, राजस्थान से है। तो ये अध्यक्ष कार्यभार एक दो बार पढ़ेंगे। वही कार्रवाई का संचालन करना, अध्यक्ष तो कार्रवाई संचालन करेगा और सदस्यों को बोलने का समय देता है। किसी विषय को मतदान के रखा है उसके लिए मतदान करवाता है। सामान्यतः मतदान नहीं करता, लेकिन बराबर मत आने पर कौन सा मत है? निर्णायक मत। कौन सा मत है? निर्णायक मत देता है। और वह सदन को स्थगित करता है, नहीं रोक सकता है कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, लेकिन सत्रावसान कौन करता है? याद रखना है, राष्ट्रपति। स्थगित यानी रोकना, सत्रावसान यानी सत्र का एंड करना, समाप्त करना, ये कौन करता है? राष्ट्रपति। कोई सदन में दल बदल कानून के तहत किसी सदस्य की नियोग्यता का फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में जाता है। तो लोकसभा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और धन विधेयक कौन सा विधेयक है? सरकारी विधेयक। कौन सा है? सरकारी विधेयक। तो ये अध्यक्ष के कार्य कंप्लीट हो गए। कौन सा अध्यक्ष? लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर भी इसको कहते हैं। शब्दों पे ध्यान देंगे, जैसे स्थगित है, सत्रावसान है, इन पर ध्यान देना आपको। धन विधेयक किसकी अनुमति से पेश किया जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति से। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे, जैसे हमने संसद के कार्य पढ़े थे, उसमें पहला पढ़ा था हमने कानून, जिसको विधि कहते हैं, कानून निर्माण या विधि निर्माण करना। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि भारत संसद पढ़ रहे थे। तो संसद कौन से विषय पर कानून बनाती है? संसूची, समवर्ती। क्यों समवर्ती पे दोनों बना सकते हैं, ये भी पढ़ा था हमने। समवर्ती पे दोनों बना सकते हैं, राज्य सरकार और भारत सरकार। एक था अवशिष्ट, जो तीनों में ही नहीं है, तीनों ही सूचियों में नहीं है, अनुसूची अलग है, तीनों ही में ही नहीं है। वो कौन से? अवशिष्ट, जो कर्नाटक से ली गई थी, आर्टिकल 248। ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा था, उसमें इतना ही पढ़ा था हमने। कानून निर्माण, संसद जिसको हम भारत की व्यवस्थापिका है संसद, तो इसमें कानून निर्माण और ये समवर्ती अवशिष्ट विषय पर कानून बनाती है। अब देखो, इससे संबंधित हम एक और पढ़ेंगे कि कानून निर्माण, कानून बनता कैसे है, कानून कैसे बनता है। प्रश्न को ऐसे पूछ सकते हैं, संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। या संसद में कोई पहले विधेयक रखते हैं, विधेयक पास होने के बाद उसे क्या बोलते हैं? कानून। तो संसद में साधारण विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया, एक तो होता है कौन सा? संविधान संशोधन विधेयक, एक होता है साधारण विधेयक और धन विधेयक। तो साधारण विधेयक की पारित होने की प्रक्रिया वो साधारण बहुमत से हो जाता है। वो तो कौन सा हो गया? साधारण विधेयक है, प्रक्रिया वही है। और विशिष्ट बहुमत से, जैसे 2/3 बहुमत से, 3/4 बहुमत से, वो कौन सा हो गया? बहुमत से। ठीक है। एक साधारण बहुमत से, और एक में जैसे आधे से अधिक राज्यों की अनुमति लेनी पड़ती है, वो विशिष्ट में आ गया। अब देखो, विशेष बहुमत आ गया वो, जिसमें अकेली संसद नहीं। लेकिन हमने यह पढ़ा था इस कानून निर्माण पढ़ाते समय कि अधिकांश मामलों में जो संसद होती है वो साधारण बहुमत से ही क्या कर देती है? कानून बना देती है या संशोधन कर देती है। कुछ मामले ऐसे हैं जिसे उसे 2/3 बहुमत की या आधे से अधिक भारत के राज्यों की जरूरत पड़ती है। ऐसे मामले बहुत कम हैं। तो अब देखो, हम कानून निर्माण प्रक्रिया या संसद में साधारण बहुमत को पारित होने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज रह गई थी कि विभिन्न देशों में
व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत में संसद को क्या कहते हैं, भारत में इसको व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, संसद, अंग्रेजी में पार्लियामेंट कर देते हैं। इस भारत की व्यवस्थापिका का नाम बताइए। तो देखो, विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका मतलब संसद, अब भारत में संसद ही है ना, के अलग अलग नाम, यानी अलग अलग देशों में जो व्यवस्थापिका होती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीन ही होते हैं ना सरकार के अंग। तो व्यवस्थापिका है जिसको हम, जैसे भारत की व्यवस्थापिका कौन है, संसद। तो भारत में क्या कहते हैं, जापान में क्या कहते हैं, अमेरिका में क्या कहते हैं, ये हमें लिखना है। इन अफगानिस्तान में क्या कहते हैं, समझ गए। जब पूछ लिया भारत में व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, संसद, अमेरिका में कांग्रेस, जापान में डाइट कहते हैं, ठीक है, इंडोनेशिया में बुंडेस्टोंग कहते हैं। तो ऐसे राज्यों के नाम, हमें देशों के नाम लिखने हैं जिसमें संसद को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो भारत में तो हमने संसद बोल दिया जो नई दिल्ली में स्थित है, फिर अमेरिका में क्या बोलते हैं, वहाँ संसद नहीं बोलते हैं, ठीक है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं, अंग्रेजी का नाम पार्लियामेंट। तो इसमें लिखिए आप, ये लिख ले पहले, विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका के अलग अलग नाम, यानी भारत में इसको संसद कह देते हैं, व्यवस्थापिका मतलब संसद, तो अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो अब नीचे देशों के नाम लिख लेंगे आप, ये हेडिंग डाल लें। अब देशों के नाम लिखिए आप, इसमें लिखिए आप, ब्रिटेन में पार्लियामेंट, ब्रिटेन में क्या कहते हैं, ब्रिटेन जिसे इंग्लैंड भी कहते हैं, पार्लियामेंट। ब्रिटेन में क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। भारत में हिंदी में संसद, अंग्रेजी में क्या कह देंगे, पार्लियामेंट, ठीक है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट। देशों के नाम याद रखेंगे, एक लाइन में दो भी लिख सकते हैं या फिर एक लाइन में, इससे देशों के नाम आगे लिखते जाएं। आगे लिखें, अमेरिका में कांग्रेस, अमेरिका में कांग्रेस, जो हमारे तो कांग्रेस पार्टी का नाम है कि नहीं। तो अमेरिका में तो देशों के नीचे लाइन खींच लेंगे, ब्रिटेन में क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। अमेरिका में क्या कहते हैं, किसको, व्यवस्थापिका को, यानी संसद को। इस भारत में संसद अपना इस नाम से जानेंगे हम। तो प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं, विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका, तो व्यवस्थापिका मतलब संसद ही है, ऐसे ध्यान रखना, संसद के नाम बताने। तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका में क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं, जापान में डाइट, अभी बताया मैंने, जापान में क्या कहते हैं, डाइट, डाइट या डाइट। जर्मनी में जापान, जर्मनी में, फिर जर्मनी का नाम भी देंगे, जर्मनी में क्या कहते हैं, बुंडेस्टोंग, ये बुंडेस्टोंग, कहाँ, जर्मनी में, कहाँ, जर्मनी में। अफगानिस्तान में सूरा, अफगानिस्तान में क्या कहते हैं, सूरा। और कौन सा रह गया, इराक में मजलिस कहते हैं, इराक में मजलिस कहते हैं, मैं जैली छोटा, मजलिस कहते हैं, इराक में मजलिस कहते हैं। भारत में क्या कहते हैं, संसद या। ठीक है, अंत में लिख लें, भारत में व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, भारत में व्यवस्थापिका पढ़े ना, मैं व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, भारत में संसद कहते हैं। क्या कहते हैं, संसद। दोबारा देखिए एक बार, विभिन्न देशों में इनके नाम अलग अलग हैं। ब्रिटेन में पार्लियामेंट, हम भारत में क्या कहते हैं, संसद, और अंग्रेजी में हम भी पार्लियामेंट, अंग्रेजी का शब्द है पार्लियामेंट। ब्रिटेन में क्या कहते हैं, पार्लियामेंट, भारत में संसद, जापान में डाइट, जापान में क्या कहते हैं, डाइट। जर्मनी में
जापान अपने चीन के पूर्व की साइड है, यानी एशिया महाद्वीप का देश है जापान, जिसमें डाइट कहते हैं। जर्मनी में जो यूरोप महाद्वीप का देश है उसमें क्या कहते हैं, बुंडेस्टोंग कहते हैं। अफगानिस्तान में क्या कहते हैं, सूरा कहते हैं। क्या कहते हैं, सूरा कहते हैं। अमेरिका में क्या कहते हैं, कांग्रेस। क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। और एक कौन सा बच गया, इराक। इराक में मजलिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मजलिस कहते हैं। इसे बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। भारत में संसद, अमेरिका में कांग्रेस, ब्रिटेन में पार्लियामेंट, जापान में डाइट, जर्मनी में बुंडेस्टोंग, इराक में मजलिस, अफगानिस्तान में सूरा कहते हैं। ऐसे रीडिंग करेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखो इसमें अब हम पढ़ेंगे साधारण विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया। काफी इंपॉर्टेंट भी, जैसे कानून कैसे बनता है संसद में, इसका हमें नॉलेज भी हो जाएगा और हम आसानी से पढ़ेंगे और साथ में हमें याद भी होना चाहिए। तो हेडिंग क्या डालेंगे, साधारण विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया। कौन सा विधेयक, साधारण विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया। हेडिंग डालिए अब, साधारण विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया। साधारण विधेयक है, उसको पारित नहीं, कानून विधेयक पाए तो विधेयक पारित होने के बाद क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ऐसे तो होता है कि तो साधारण विधेयक है, वो विधेयक कानून कैसे बनता है, प्रश्नों को हम आगे पूछ सकते हैं। तो किसी भी विधेयक है या साधारण विधेयक है या कोई भी विधेयक दे दे, उसको पारित होने की प्रक्रिया बताइए। तो देखो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, हमने पढ़ा था लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ये दो तो सदन हो गए। तीसरा राष्ट्रपति होता है, ये संसद का अभिन्न अंग होता है। तीनों से मिलकर क्या बनती है, संसद। क्या बनती है, संसद। आर्टिकल 79 ये पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना। फिर लोकसभा में कौन सा था, 81 और राज्यसभा में 80, ये हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल, अनुच्छेद ये 80 81 ये। तो कोई सदन, जैसे धन विधेयक को छोड़ दे, हम धन विधेयक लोकसभा में रखेंगे सबसे पहले, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति द्वारा ये पारित होता है कब, हस्ताक्षर करने पर। तो लोकसभा में रखेंगे। और कोई विधेयक है धन विधेयक को छोड़कर जो साधारण विधेयक हो गया, तो उसको बोलेंगे हम साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक किसी भी सदन में रख सकते हैं, पहले लोकसभा में रख दो फिर राज्यसभा में, या राज्यसभा में रख दो या लोकसभा में। अब दोनों में पास हो गया यानी पारित हो गया, समझ रहे हो। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जैसे हमने किसी विधेयक को लोकसभा में रख दिया उदाहरण के लिए, तो उस विधेयक को उस सदन में, उस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो प्रस्तुत करना ही क्या हो गया, प्रथम वाचन। पहले समझे फिर एक साल लिखा देंगे। जैसे हमने किसी विधेयक को, जैसे मान लो कोई हमें कानून बनाना है, खेती से संबंधित बनाना है, कोई नया कानून बनाना है हमें, तो बनाएगी कौन, जो सरकार है वही बनाएगी ना। जैसे वर्तमान में मोदी सरकार है, तो वो कोई कानून बनाना चाहती है तो उस विधेयक को क्या करेगी, सदन में रखेगी, चाहे लोकसभा में रखे चाहे राज्यसभा में। अगर धन विधेयक है तो लोकसभा में, बाकी साधारण विधेयक की बात करें हम तो साधारण विधेयक कहाँ रखेंगे, जैसे मान लो उदाहरण के लिए लोकसभा में रख दिया, तो लोकसभा में रखने के बाद उसको सदन में रखेंगे, पेश करेंगे, तो उस प्रस्तुत करने को क्या कहते हैं, प्रथम वाचन। 3 वाचन होते हैं पास होने के लिए प्रत्येक सदन में। कितने वाचन है याद रखना है, 3 वाचन होते हैं, रटना नहीं, समझना ही है। तो प्रथम वाचन प्रस्तुत कर दिया लोकसभा में, तो प्रथम वाचन हो, इसको क्या कहेंगे, प्रथम वाचन। अब देखो प्रथम वाचन हो गया, फिर इसी सदन में, जैसे लोकसभा में रखा मान लो हमने, तो इस सदन में क्या करेंगे, जो भी विधेयक पेश किया, जैसे मान लो खेती से संबंधित है, कोई खेल से संबंधित है, कोई उद्योग से संबंधित है, कोई शिक्षा से संबंधित है, तो कोई भी विधेयक हो सकता है।
तो उसको लोकसभा में रखना ही क्या हो गया, प्रथम वाचन। फिर क्या करेंगे, रखने के बाद उस विधेयक के ऊपर चर्चा करने के लिए, वो विधेयक है क्या, तो उसके लिए एक समिति बनती है, तो उसको बोलते हैं प्रवर समिति। प्रवर समिति, कौन सी समिति, प्रवर समिति। तो ये प्रवर समिति क्या करती है, उस पर विस्तार से मंथन करती है कि विधेयक सही है कि गलत है, क्या है, ऐसा उसको उस समिति को सौंप दिया वो विधेयक, भाई आप इस पे चर्चा करें, इस पे हमें कानून बना, हमें क्या करना चाहिए, न्याय सरकार करती है ऐसा। तो फिर एक निश्चित समय के बाद वो क्या, प्रवर समिति क्या करती है, ये रिपोर्ट जैसे 15 दिन का टाइम दे दिया कि 15 दिन में आपको या 20 दिन में आपको क्या करना है, ये रिपोर्ट बनाकर देनी है। तो प्रवर समिति क्या करेगी, उस रिपोर्ट को वापस वहाँ सदन में पेश करेगी। फिर इस पर क्या होती है, बहस होती है, आपस में पक्ष विपक्ष दो होते हैं ना, उस पर बहस होती है, विस्तार से चर्चा होती है। तो क्या हो गई, द्वितीय वाचन। कौन सा वाचन है, द्वितीय वाचन हो गया। कौन सा, जिसमें प्रवर समिति का गठन ये मुख्य है कि उस विधेयक पर विस्तार से, मतलब विशेषज्ञ, उस क्षेत्र के विशेषज्ञ क्या करते हैं, उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं, सरकार को अपनी रिपोर्ट देते हैं। जैसे मान लो सरकार ने कह दिया कि 20 दिन में रिपोर्ट चाहिए, तो 20 दिन में 20 जो भी समय है उनका, वो वापस सदन में पेश करेंगे। फिर इसको, ये सबसे महत्वपूर्ण यही है, वो तो पेश करना ही क्या हो गया, प्रथम वाचन। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे मेन उस विधेयक पर विस्तार से क्या होगा, मंथन होगा सरकार के द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा, प्रवर समिति के द्वारा। तो ये हो गया द्वितीय वाचन, तो सबसे महत्वपूर्ण हो गया द्वितीय वाचन। अब तीसरे में जो क्या होते हैं, अब ये भी रिपोर्ट आ गई। अब तृतीय वाचन में क्या होंगे, वो सदन के सामने रखी जाएगी। सरकार क्या करेगी, जैसे पक्ष विपक्ष बैठे हैं, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी के भी वो सांसद बैठे हैं, तो उसको वहाँ पर बहस के लिए प्रस्तुत करेंगे, उस विधेयक पर बहस होगी, तो उसको प्रस्तुत चर्चा के लिए प्रस्तुत करेंगे। वो कौन सा हो जाएगा, तृतीय वाचन। कौन सा हो जाएगा, तृतीय वाचन। 3 हो गए ना, ठीक है। अब 3 वाचन होने के बाद, मतलब एक सदन में पास हो गया, हमने लोकसभा में स्थिति हो गई, फिर यहाँ से पास हो गया ऐसा मान लिया, तो प्रस्तुत होने पर भी देख कहाँ जाएगा, दूसरे सदन में। कहाँ जाएगा, दूसरे सदन में। अब इसमें नाम नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, जैसे मान लो लोकसभा में रख दिया, तो दूसरा सदन कौन सा हो गया, राज्यसभा। या पहले हम राज्यसभा में रख दिया, क्योंकि साधन है, किसी में भी रख सकते हैं, पहले राज्य में रख दिया तो लोकसभा क्या हो गया, दूसरा। समझ रहे हो ना। तो इसके बाद जैसे यहाँ रख दिया तो यहाँ, फिर यहाँ रख दिया तो यहाँ, समझ गए। तो भी देख मालूम, पहले मैंने लोकसभा को उदाहरण दिया, तो पहले आप राज्यसभा की ले सकते हैं, स्थिति वही है। तो भी देख, फिर एक सदन में पास होने के बाद दूसरे सदन, फिर कहीं भी देख दूसरे सदन में, ठीक है। फिर वही प्रक्रिया वापस, ये तो 3 प्रक्रिया थी, वो भी यही यहाँ होगी। जैसे हमने पहले लोकसभा में रखा था, अब दूसरा सदन मतलब यहाँ राज्यसभा में चला जाएगा, हमारे उदाहरण के अनुसार। राज्यसभा में रखते तो दूसरा सदन कौन सा, लोकसभा। अब हमने राज्यसभा में रख दिया, तो राज्यसभा में वापस वही 3 वाचन होंगे। यही प्रक्रिया से हम प्रक्रिया जो लोकसभा में अपनाई थी, वो कहाँ अपनाई जाएगी, राज्यसभा में। तो इसमें भी 3 वाचन होते हैं। इसमें पूर्व में काफ़ी चर्चा हो चुकी होती है, फिर द्वितीय सदन में वो पारित हो जाता है, तो फिर कहाँ भेज देंगे, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर कर देगा, उसको करने पड़ते हैं क्योंकि वो एक नाम मात्र का होता है, तो वो भी देख पारित समझा जाएगा। लेकिन मान लो लोकसभा ने पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा में बिल गया, तो राज्यसभा ने उसको पारित नहीं किया या उसमें बदलाव कर दिया, और लोकसभा कहती है कि हम उसमें बदलाव नहीं चाहते, आपको ऐसे ही पास करना पड़ेगा, तो मतलब मतभेद हो गया। क्या हो गया, मतभेद हो गया, मतलब झगड़ा हो गया अपनी भाषा में। तो इसने कहा कि ये चाहता पास हो जाए, लेकिन लोकसभा क्या कहते हैं, उस पर उसको पास नहीं होने दे रही। या पहले हमने राज्यसभा में रखा, राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा में भेज दिया, अब लोकसभा में उस पर बहस होगी, 3 वाचन होंगे, विपक्ष वालों ने मना कर दिया कि इसमें ये कमी है, यहाँ गलत है, ये है, इसमें ये सुधार करो, इसमें नया जोड़ो, और ये न माने, तो आपस में क्या हो गया, टकराव हो गया। समझ गए। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या बोलेंगे, द्वितीय वाचन हो गया, दूसरे सदन में चला गया। अब उसमें ऐसा हो गया, वो पारित नहीं हो रहा क्योंकि उसने रोक दिया,
अगर नहीं रोकते तो वो राष्ट्रपति के पास चला जाता और वो राष्ट्रपति हस्ताक्षर से पास हो जाता। लेकिन मान लो ये रुक गया, या लोकसभा में तो राज्य में रुक गया, या राज्य ने पास कर दिया, लोक में सभा में रुक गया, एक जगह रुक गया। अब रुकने पे देखो क्या होता है, रुकने पर दोनों के मतभेद हो गए तो दोनों को एक जगह बैठाया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को, उसको बोलते हैं संयुक्त बैठक। क्या बोलते हैं? संयुक्त बैठक। ये मैंने बताया बिना, संयुक्त बैठक, संयुक्त यानी नाम से ये संयुक्त यानी दोनों की मिली जुली, तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 108 ये प्रश्न पूछते हैं कि दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक कौन से अनुच्छेद के द्वारा बुलाई जाती है? इसका जिक्र कौन से अनुच्छेद में? 108 में। याद रखना है, संयुक्त बैठक कब राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कौन से अनुच्छेद द्वारा में इसका जिक्र किया गया है? 108 में। तो संयुक्त मतलब 108, इसे याद रख लेंगे। ठीक है। अब देखो एक प्रश्न और पूछते हैं। संयुक्त बैठक हो गई यानी वहां पर लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों सदस्य एक जगह बैठ गए, एक मतलब सदन में बैठ गए। पहले अलग थी ना, लोकसभा अलग राज्यसभा अलग। अब संयुक्त में वो क्या करेंगे? एक जगह बैठेंगे। ये तो समझ गए ना आप, कंबाइंड जिसको बोलते हैं। जैसे ए बी अलग अलग क्लास है, उसको हमने एक जगह कर दिया, या 11वीं 12वीं क्लास अलग अलग है लेकिन टॉपिक एक है, मान लो व्याकरण का टॉपिक है, संधि समास पढ़ने सबके बराबर है, तो उसको एक जगह बैठा दिया। समझ रहे हो? संयुक्त हो गया 108 में। कहाँ? 108 में। अब देखो ये होने के बाद संयुक्त बैठक बुलाता तो कौन है? राष्ट्रपति। याद रखना है। अब देखो लोकसभा में अध्यक्ष होता है, हमने पढ़ा था। तो लोकसभा में बहस हो रही है, लोकसभा की अध्यक्षता, लोकसभा चल रही है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो। राज्यसभा में तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? हमेशा भारत का उपराष्ट्रपति तो होता है, लोग राज्यसभा का सभापति जिसको बोलते हैं, ये पढ़ा था ना हमने। लेकिन अब संयुक्त बैठक बुला ली तो संयुक्त बैठक में ये अध्यक्ष भी है, उपराष्ट्रपति है, दोनों अलग अलग थे। तो यहाँ पर तो अध्यक्षता कौन कर रहा था? लोकसभा अध्यक्ष। और यहाँ पे कौन कर रहा था? राज्यसभा में भारत का उपराष्ट्रपति। हमेशा राज्यसभा का सभापति होता है, ये पढ़ा था हमने पूर्व में भी। लेकिन एक जगह हो गए, संयुक्त हो गए, ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य एक जगह बैठ गए। अब अध्यक्षता कौन करें? अब अध्यक्षता कौन करेगा? यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। राष्ट्रपति थोड़ी करेगा, राष्ट्रपति करे, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। कंफ्यूजन है काफी। तो यहाँ रखना है, बुलाता तो कौन है? राष्ट्रपति, याद रखना है। लेकिन वो अध्यक्षता नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया है, उसे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं होता, वो किसी दल का या सदन का नेता नहीं होता, वो निष्पक्ष होता है। समझ रहे हो? तो वो अध्यक्षता नहीं कर सकता, इसे याद रख लेंगे। राष्ट्रपति। अब कौन करेगा? ये याद रखना, भी हमने पढ़ा था, लोकसभा अध्यक्ष। तो दोनों सदनों की संयुक्त यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो हमेशा आएगा लोकसभा अध्यक्ष। सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा है, तो इन दोनों में अध्यक्ष करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा, ये तो है ना। तो आप लिखेंगे लोकसभा का अध्यक्ष, न कि राज्यसभा का। तो लोकसभा का अध्यक्ष। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। समझ गए? अब संयुक्त बैठक में विधेयक पारित हो गया, उसके बाद उसको कहाँ भेजेंगे? राष्ट्रपति के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो क्या हो जाएगा? लागू कर दिया जाएगा। बाद में यहाँ पारित हो जाएगा, यहाँ लागू कर दिया जाएगा। तो ये हमारी प्रक्रिया थी। समझ गए? कितने वाचन? 3 वाचन। किसी भी विधेयक में, किसी भी सदन में रख सकते हैं, क्योंकि ये साधन विधेयक था। धन विधेयक को तो कहाँ? लोकसभा में रखेंगे। उसमें 3 वाचन होते हैं। प्रस्तुत करने को प्रथम वाचन कहते हैं। फिर बाद में इस पर बहस होती है प्रवर समिति के द्वारा, उसमें वो अपनी रिपोर्ट सौंपता है, उसको द्वितीय वाचन बोलते हैं। फिर वो रिपोर्ट जो बना कर दी, उस रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाता है, उस पर चर्चा होती है, बहस होती है, उसको तृतीय वाचन बोल देंगे। फिर एक सदन में पास, फिर कहाँ जाएगा? दूसरे सदन में। दूसरे सदन में वही 3 वाचन होते हैं, वापस वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगर मतभेद हो जाए तो क्या बुलाई जाएगी? संयुक्त बैठक। अगर नहीं हुआ मतभेद तो नहीं बुलाएंगे, फिर वो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा? राष्ट्रपति के पास। ठीक है? हेडिंग डाल होगी आपने, साधारण विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया। विधेयक के
पारित होने की प्रक्रिया। अब इसमें रटना नहीं है, किसी भी सदन में रखेंगे वहाँ कितने वाचन होंगे, 3 वाचन होंगे। प्रस्तुत करने को प्रथम वाचन कहते हैं। फिर प्रवर समिति द्वारा उस पर गहन जांच पड़ताल की जाएगी, वो द्वितीय सदन में आ जाएगा। फिर उस पर बहस करने के लिए वो सदन में रखा जाएगा, ठीक है। फिर वो तृतीय वाचन हो जाएगा। फिर एक सदन में पास होने के बाद कहाँ जाएगा, दूसरे सदन में। दूसरे सदन में भी सेम वही प्रक्रिया अपनाई जाए, वहाँ भी 3 वाचन होते हैं, समझ गए। अगर दोनों में मतभेद हो जाए, अगर लोकसभा में जाता है, राज्यसभा रोक देती है, राज्यसभा के बाद लोकसभा रोक देती है, तो उस पर क्या बुलाई जाती है, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक 108 के तहत। और अध्यक्षता कौन करेगा, हमेशा लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें लिखिए आप, इसमें लिखिए चिन्ह लगा के लिखेंगे, किसी भी विधेयक को पारित होने के लिए सदन में, वही लोकसभा राज्यसभा ना, कि सदन में अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। किसी भी विधेयक को सदन में अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे 3 वाचन बताया ना मैंने अभी, प्रथम तृतीय वाचन, तो ऐसे अनेक, वो क्या हो गई, अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। दूसरी लाइन में लिखिए, विधेयक के प्रत्येक सदन में, प्रत्येक यानी अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा में जहां रखा जाता है, प्रत्येक सदन में 3 वाचन होते हैं। कितने वाचन है, 3 वाचन। तो 3 वाचन के नीचे लाइन खींच लेंगे आप। कितने वाचन होते हैं, 3 वाचन होते हैं। फिर आगे इसमें लिखें, अगली लाइन शुरू से ही स्टार्ट कर लेंगे, ठीक रहेगा। सदन में कोई सदस्य हैं, इतने जैसे हमने 5 होते हैं सांसद पढ़े, तो आधे सत्ता पक्ष के हो गए, आधे से अधिक। तो कोई भी सदस्य मतलब सांसद खड़ा होकर अध्यक्ष से क्या करेगा, अनुमति मांगेगा, क्योंकि अध्यक्ष अभी हमने पढ़ा संचालन करता है। तो सदन में कोई भी सदस्य खड़ा होकर प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति मांगता है। प्रस्ताव को यानी विधेयक को सदन में पेश करने की अनुमति मांगता है। फिर आगे इसमें लिखें, सामान्यतः अनुमति दे दी जाती है। इसे ही प्रथम वाचन कहते हैं। प्रथम वाचन अभी हमने पढ़ा था, अनुमति कौन देगा, लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष क्या करता है, कार्रवाई का संचालन करता है, किसी को बोलने का मौका देता है। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो कोई भी सदस्य, सांसद जैसे सरकार में कोई भी सदस्य, मंत्री, विधायक कोई भी खड़ा होकर क्या करेगा, अध्यक्ष अनुमति मांगेगा कि हम सदन में भी एक विधेयक को प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि संसद में तो प्रस्तुत करेंगे तभी तो कानून बनेगा ना। तो वो अनुमति दे देता है, कौन है, अध्यक्ष। तो यही अनुमति देना ही क्या कहलाता है, या वो प्रस्तुत करेगा उसमें, फिर अनुमति मांगेगा, तो वो प्रस्तुत करना या अनुमति मांगना ही क्या हो गया, प्रथम वाचन। क्या हो गया, प्रथम वाचन हो गया। समझ, इसकी नीचे लाइन खींच लेंगे। अब लिखिए द्वितीय वाचन। अब देखो इसमें क्या होता है, यहीं लिख देते हैं हम ताकि आपको पता रहे। प्रथम वाचन तो कौन सा हो गया, प्रस्तुत करना ही, सदन में पेश करना ही। तो द्वितीय वाचन, तो कितने वाचन होते हैं, 3। अब देखो इस द्वितीय वाचन में क्या होता है, देखो इसमें लिखें आप, द्वितीय वाचन में क्या लिखेंगे, द्वितीय वाचन विधेयकी महत्वपूर्ण अवस्था होती है।
महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि इसमें तो केवल पेश ही करते हैं सदन में, अनुमति मांगते हैं। ये तो प्रथम वाचन हो गया, लेकिन ये इस पर भी विस्तार से चर्चा कौन से वाचन में होती है? द्वितीय में। तो ये सबसे महत्वपूर्ण वाचन हो गया, दूसरा यह अवस्था हो गई। अगले लाइन से लिखेंगे प्राय फिर विसर्ग लगा देंगे ना, प्राय है इसमें, मतलब द्वितीय वाचन, प्राय इसमें एक प्रवर समिति का गठन किया जाता है। ये मैंने बताया ना पहले, आप समझाया तब। इसमें प्राय एक प्रवर समिति का गठन किया जाता है। प्रवर अभी लिखा है मैंने आपको, प्रवर समिति, पैमरे की मात्रा इसके नीचे लाइन खींचेंगे। प्रवर समिति का गठन किया जाता है। प्रथम में नहीं, प्रथम में तो प्रस्तुत कर दिया, अनुमति मांग ली, लेकिन इस पर विस्तार से उस विधेयक के ऊपर चर्चा होती है। तो ये द्वितीय जांच पड़ताल होती है, इसकी प्रवर समिति के द्वारा वो रिपोर्ट देती है। तो द्वितीय वाचन गठन होता है। जो विधेयक पर बारीकी से विचार करती हैं, सदन नहीं कर, अब तो ध्यान देना है, बहस तो बाद में तीसरे वाचन में पूरे सदस्य मिलकर करेंगे, लेकिन जो प्रवर समिति बनाई गई है जिसमें 2, 4, 5 कितने भी व्यक्ति जो भी हैं, वो उस विधेयक पर बारीकी से विचार करेंगे। कौन से सदन में? द्वितीय वाचन में, सदन में नहीं, द्वितीय वाचन में। तो पूरा उसमें पूरा थोड़ी आ गया, प्रवर समिति है, उसको काम सौंप दिया, 5-10 जो भी सदस्य उनको वो काम करेंगे भाई, जितने दिन में उनको रिपोर्ट सरकार उस समिति का गठन करेगी। अब उसमें विस्तार से बहस तो कब होगी? जब पूरा सदन सामने बैठे तभी होगी ना। तो ये बारीकी से जांच कौन करती है? प्रवर समिति। ठीक है, फिर अगले लाइन में लिखें, एक निश्चित समय के बाद, शुरू से लिखेंगे, ऐसे 3 लगा के लिखते जाए नोट्स बना के, ताकि समझ में आ जाए। एक निश्चित समय के बाद समिति अपना प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट, समिति अपना प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट सदन को प्रस्तुत करती है, सदन को प्रस्तुत करती है। यानी जो उसको प्रवर समिति को जो रिपोर्ट सौंपी गई, वो उसकी जांच करती है, उस पर विचार करती है, बारीकी से विचार करती है। फिर वो जैसे उसको 15 दिन का समय दिया, 20 दिन का दिया, तो उसके बाद वो वापस उस सदन को में पेश कर देगी। कौन? प्रवर समिति। फिर अगली लाइन में लिखें, इस प्रतिवेदन पर, किस पर प्रतिवेदन, मतलब जो प्रवर समिति ने तो रिपोर्ट सौंपी, तो इस पर वापस अब बहस होगी कहाँ? सदन में। तो इस रिपोर्ट या प्रतिवेदन एक ही बात है, पर सदन में बहस एवं विचार विमर्श होता है। यानी पक्ष और विपक्ष वाले, जैसे अब बीजेपी की सरकार तो बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले तो और भी दल के होते हैं वहाँ पर गठबंधन के जो, तो सभी आपस में उस बिल के ऊपर सरकार लाती है बिल, तो विपक्ष तोड़ लाएगा, तो पक्ष वाले अपनी राय देंगे, विपक्ष वाले उसमें कमियां निकालेंगे, यहाँ त्रुटि, इसमें ये नया जोड़ो, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे मतलब वाद विवाद वहाँ पर होता है। कहाँ? सदन में। अब उस रिपोर्ट के ऊपर वो समिति तो सरकार बनाएगी, फिर सरकार उसमें कोई कमी न रह जाए, उसमें कोई त्रुटि ना हो, उसके लिए वो समिति बना दी। समिति में विशेषज्ञ होते हैं। कौन होते हैं? विशेषज्ञ। मतलब कृषि से संबंधित कोई मामला है तो कृषि से संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं वो उनमें शामिल होते हैं, और वो उसकी जांच, क्योंकि उसको ज़्यादा नॉलेज होता है। कोई विज्ञान से संबंधित कोई वैज्ञानिक के समान उसमें वो सदस्य शामिल। जैसे डॉक्टरों का मसला है तो डॉक्टर से उस फील्ड में कोई जानकार होता है, उसको वो रिपोर्ट सौंपेंगे, कहने का मतलब। फिर बाद में सरकार सदन में उसको प्रस्तुत करती है, फिर उस पर बहस और विचार विमर्श होता है। फिर इसमें लिखे, उसकी प्रत्येक धारा पर, जो भी देख रखा गया है, उसकी प्रत्येक धारा पर क्या होता है? विचार। धारा पर मतदान होता है। अब कितने पक्ष में और कितने विपक्ष में बहस हो गई, फिर उसमें मतदान होगा, वे अपना अपना मत बताए, वो डालते हैं उस हिसाब से। फिर ज़्यादा किस पक्ष में गए, कम की दर है। जैसे भी हमने पढ़ा ना, निर्णायक मत पढ़ा था लोकसभा अध्यक्ष में, तो उस विषय पर क्या होता है? मतदान यानी वोटिंग होती है।
यह पूरी प्रक्रिया विधेयक का द्वितीय वाचन कहलाती है। यह पूरी प्रक्रिया विधेयक का द्वितीय वाचन कहलाती है। बिल्कुल सरल है ना। उसको सबसे महत्वपूर्ण है इसमें उस विधेयक से संबंधित रिपोर्ट बनाने के लिए प्रवर समिति का गठन किया जाता है। प्रवर समिति बारीकी से उसकी जांच करती है। फिर जांच करने के बाद निश्चित समय के बाद वो रिपोर्ट वो सरकार को सौंप देगी। मतलब जो बनाना सरकार ही बनाती है ना, तो उसको सदन में पेश कर दिया जाएगा। पेश करने के बाद उस पर पक्ष विपक्ष द्वारा वाद विवाद होगी, बहस होगी। तो ऐसा होने के बाद उस पर मतदान होता है, वोटिंग होती है कहने का मतलब। तो ये पूरी प्रक्रिया किस में आ जाएगी? द्वितीय वाचन में। किस में आ जाएगी? द्वितीय वाचन में। ठीक है, अगला लिखिए अब तृतीय वाचन। क्या लिखेंगे? तृतीय वाचन। तीन ही तो वाचन होते हैं ना, 3 वाचन। तो तृतीय वाचन में लिखें आप, थोड़ा फास्ट लिख लें। तृतीय वाचन में लिखें इसके बाद, किसके बाद? द्वितीय वाचन के बाद है ना। इसके बाद विधेयक में औपचारिक संशोधन किए जाते हैं। इसके बाद औपचारिक संशोधन है, ऐसे छोटी मोटी गलती रह जाती है उसका संशोधन यानी बदलाव। तो औपचारिक संशोधन किए जाते हैं क्योंकि विधेयक पर विस्तार से चर्चा द्वितीय वाचन में हो चुकी होती है। क्योंकि द्वितीय जो वाचन तो उस पर सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उस पर प्रवर समिति का गठन वो विचार करती है, भी सदन में बहस होती है, वाद विवाद होता है, समझ गए। तो उस पर एक औपचारिकता होती है तृतीय वाचन में, क्योंकि द्वितीय वाचन पर विधेयक में विस्तार से बहस हो चुकी होती है। फिर अगली लाइन से लिखेंगे अतः तीसरे वाचन में सामान्य चर्चा के बाद, सामान्य मतलब सामान्य चर्चा के बाद, क्योंकि उसमें वो प्रवर समिति थी, वो रिपोर्ट उसमें क्या गलती हो सकती है, कहाँ गलत है, उसके तो वो समिति रिपोर्ट में बता देती है। दूसरे वाचन में तो फिर सदन में पेश करते हैं, तो पक्ष विपक्ष वाले उस पर बहस करते हैं, उसमें और भी कमी है वो विपक्ष वाले बताएंगे। तो महत्वपूर्ण कौन से हैं? द्वितीय वाचन होते हैं। अब तीसरे वाचन में तो क्या है, एक अंतिम प्रक्रिया होती है, उसमें साधारण बहस होती है, कोई विशेष नहीं होता। क्यों? क्योंकि विशेष तो कौन से में होते हैं? दूसरे में होते हैं। तो सामान्य चर्चा के बाद विपक्ष सामान्य चर्चा ही होती है, क्योंकि विस्तार से चर्चा तो कहाँ हो जाती है? दूसरे वाचन में। के बाद मतदान होता है, सामान्य हो गई, फिर बाद में और क्या हो जाती है? उस पर वोटिंग हो जाती है। ज़्यादा समय नहीं देते वाद विवाद पर बहस कर, कितना गलत है, कहाँ गलत है, क्यों गलत है, और आगे भविष्य में ये हो जाएगा, इसका दुष्परिणाम ये होगा। मतलब ये सारे विश्लेषण कहाँ हो जाते हैं? द्वितीय वाचन में। फिर इसमें मतदान होता है। फिर अगले लाइन लिखेंगे यदि, मतदान के बाद में क्या होता है? यदि उपस्थित और मतदान करने वाले, यदि उपस्थित मतलब ना सदन में उस समय जो मौजूद है, और मतदान करने वाले सदस्यों को साधारण विधेयक के पक्ष में हो, तो साधारण विधेयक के पक्ष में तो मतदान है, साधारण विधेयक के पक्ष में आ जाए तो विधेयक पारित समझा जाएगा। यानी तृतीय वाचन में क्या होता है? साधारण चर्चा होती है, उस पर उपस्थित रहे सदन में, उस समय उपस्थित है वोट करने वाले, तो वोट करते हैं। तो पक्ष में और विपक्ष दो होता है ना, एक तो होता है भाई ये विधेयक पास हो जाए, एक चाहता है विपक्ष का नहीं होता, तो पक्ष विपक्ष दो गए, तो वोट होगा तो ज़्यादा इस तरफ आ गया, पक्ष की तरफ, हाँ भाई ये पास होना चाहिए, तो ये पक्ष हो गया ना। तो इसमें आ जाए तो विधेयक क्या समझा जाएगा? पारित। क्या समझा जाएगा? पारित समझा जाएगा। अब देखो पारित होने के बाद विधेयक कहाँ जाता है? दूसरे सदन में। कहाँ जाता है? दूसरे सदन में।
अब यहाँ पास हो गया, अब विधेयक कहाँ जाएगा, दूसरे सदन में। तो इसमें लिख लिए, इसको कंप्लीट करवा देते हैं। विधेयक ये कंप्लीट हो गया, एक यहाँ कंप्लीट हो गया एक सदन में। अब पास होने के बाद कहाँ जाएगा, दूसरे सदन में। मैंने भी समझाया था आपको, तो अगली लाइन सेटिंग डाले, विधेयक दूसरे सदन में। कौन सदन में, दूसरे सदन में, दूसरे सदन में। वही प्रक्रिया आएगी वापस, लेकिन इसको भी उतना नहीं, उसमें थोड़ा शॉर्ट में लिख लेंगे, समझा दिया। वही 3 वचन होते हैं इसमें, ठीक है, वही प्रक्रिया आ जाती है। तो इसमें लिखे, थोड़ा फास्ट लिखे आप। जिस सदन में, इसमें लिखें जिस सदन में, पहले क्वेश्चन में रख सकते हैं। तो जिस सदन में विधेयक को पेश किया गया हो, जिस सदन में, क्योंकि पहले किसी में कर सकते हैं। तो जिस सदन में विधेयक को पेश किया गया है, उसमें पारित होने के बाद उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। बिल्कुल सरल है कि एक में पास हो गया, दूसरे में भेजेंगे। तो एक सदन में पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है। अगली लाइन लिखें, दूसरे सदन में भी 3 वाचन होते हैं। सेम वही प्रक्रिया है। तो दूसरे सदन में भी 3 वाचन होते हैं। तो यहाँ लाइन खीलेंगे, 3 वाचन होते हैं। समझना है, पहले में वही प्रक्रिया, तो दूसरे में भेजेंगे ना, कि दोनों सदनों में पास होगा तभी तो कानून बनेगा। 3 वाचन होते हैं। यदि दूसरा कोई भी हो सकता है, क्योंकि पहले किसी में भी हम रख सकते हैं। तो यदि दूसरा सदन विधेयक को पारित कर लें, यदि दूसरा सदन विधेयक को पारित कर दे, ऐसा लिखिए, पारित कर दे, तो विधेयक पारित समझा जाएगा। वही 3 वचन हो गए ना, फिर उसमें अगर वो पारित हो गए तो पारित समझा जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। लेकिन मान लो दूसरा सदन पारित न करे, भी मैंने आपको बताया, तो संयुक्त बैठक भी होती है ना। तो अगली लाइन में लिखें, यदि दूसरा सदन पारित समझा जाएगा, दोबारा समझे, यहाँ पारित समझा जाएगा। कभी अगर दूसरा सदन उसको पारित कर दे तो वो पारित नहीं, दोनों, एक ने पहले कर दिया था पारित, तो पारित समझा जाएगा। आगे देखो एक लाइन और रह गई, इसके बाद दोनों में पारित हो गया, तो इसके बाद उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। ये भी लिखना जरूरी है, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते वो कानून नहीं बन पाता। तो विधेयक दोनों सदन में पारित समझा जाएगा, तो पारित होने के बाद उसको किसके पास भेजा जाएगा, हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। ठीक है, वहाँ कंप्लीट होगा। फिर लिखेंगे, अब आगे लिखें आप, यदि दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दें, भाई पारित हो गया तो राष्ट्रपति के पास भेज देंगे डायरेक्ट। यहाँ तक ही 3 वचन यहाँ होंगे, 3 में यहाँ हो गए, पास हो गया तो डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास जाएगा। मान लो न हो, दूसरा सदन उसको रोक दे, तो क्या करेंगे, देखो, यदि दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दें या उसमें बदलाव करें, जो पहले वाले सदन को, जहां से वो पास हो गया था ना एक बार में, जो पहले वाले सदन को स्वीकार नहीं है, वो नहीं चाहता कि इसमें बदलाव हो, जो स्वीकार नहीं हो, अथवा 6 महीने तक कोई चर्चा ही न करे, दूसरे सदन में भेज दिया तो 6 महीने तक वो ध्यान ही न दें, अथवा 6 महीने तक कोई चर्चा ही न करें, या 6 महीने तक कोई चर्चा ही न करे दूसरा सदन, या तो उसको अस्वीकार कर दे, ये गलत है, उसमें कोई कमी निकाल दे, या उसमें बदलाव की मांग रहे, आपने यहाँ गलत कर दिया, ये कैसे पास हो गया, इसको दोबारा करो, और ऐसे है ना। तो ये हो गया। या 6 महीने तक उस पर ध्यान ही न दें, कोई मीटिंग ही न बोले, सत्र ही चालू न करें, तो ऐसा समय में क्या होगा, दूसरा सदन भी इससे खुश नहीं है, वो भी इनकी बात को अस्वीकार कर दे, हम इसमें बदलाव नहीं करेंगे, तो क्या होगा, तब इसका अर्थ यह होता है कि दोनों सदनों में मतभेद हो गया है। तब इसका अर्थ यह होता है कि दोनों सदनों में क्या हो गया है, मतभेद, यानी उसके विचार नहीं मिल रहे हैं, तो दोनों सदनों में क्या हो गया, मतभेद।
यहाँ तक हमने पढ़ा। अब मतभेद हो गया तो क्या करेंगे, दोनों को एक जगह बिठाएंगे, पढ़ा था ना हमने 108 के तहत, जिसको क्या बोलेंगे, संयुक्त बैठक। क्या बोलेंगे, संयुक्त बैठक। तो ये लिखे अगली हेडिंग डालिए अभी, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब, ये अगर वो डायरेक्ट पास दूसरे सदन में पास हो जाता तो संयुक्त थोड़ी बुलाते हैं, डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। लेकिन दूसरे सदन ने इसको रोक दिया, पास नहीं किया, इसमें बदलाव करें या 6 महीने तक उस पर ही ध्यान ही न दें, तो मतभेद हो गया, तो फिर क्या करेंगे, संयुक्त बैठक बुलाएंगे। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाएंगे, जब मतभेद होने पर, समझ गए, साधारण में नहीं बुलाएंगे। तो इसमें लिखें आप, शॉर्ट में लिख लेते हैं, दोनों सदनों में मतभेद होने पर, दोनों सदनों में मतभेद होने पर अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108, तो यह लाइन की लिंक के तहत राष्ट्रपति, अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। तो राष्ट्रपति की लाइन की लेंगे, बैठक बुलाता तो कौन है, राष्ट्रपति। फिर अगली लाइन से लिखेंगे, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता कौन है, बुलाता तो कौन है, मैंने बताया था राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, संयुक्त बैठक को बुलाता तो कौन है, तब तो लिखेंगे राष्ट्रपति 108 के तहत, और अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। अगली लाइन में लिखिए फिर, तीसरी लाइन से, इस बैठक में, कौन संयुक्त बैठक है ना, इस बैठक में दोनों सदनों के उपस्थित, दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले, अब वहां भी वोटिंग होती है, उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा, कुल सदस्य लोकसभा के और राज्यसभा के, उसके बहुमत द्वारा, अब वहां बहुमत साबित करना होगा, बहुमत द्वारा निर्णय, बहुमत द्वारा निर्णय किया जाता है, बहुमत द्वारा निर्णय किया जाता है। ठीक है, निर्णय किया जाते हैं। अंतिम लाइन है, अब तक यानी भारत के इतिहास में अब तक केवल 3 विधेयक ही, अब तक केवल 3 विधेयक ही, अब तक केवल 3 विधेयक ही संयुक्त बैठक में पारित किए गए हैं, संयुक्त बैठक में पारित किए गए हैं, बाकी सब अलग अलग किए गए हैं। अंतिम लिखिए, अब देखो, दोनों सदनों ने पारित कर दिया, बहुमत से हो गया, संयुक्त बैठक हो गई तो बहुमत से पारित हो गया। अब कहाँ जाएगा, अगर वो संयुक्त बैठक के अलावा भी पास होता तो डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास। अब संयुक्त बैठक क्यों बुलाई गई, क्योंकि दोनों में मतभेद था। अब विधेयक कहाँ जाएगा, हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास, तभी तो कानून बनेगा ना। तो अब लिखें, अगली हेडिंग डालें, विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति या स्वीकृति, तभी तो लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया, तो अब कहाँ भेजेंगे, राष्ट्रपति के पास, तभी वो कानून बन पाएगा। तो इसमें लिख लिया आप, इसमें लिखें, दोनों सदनों द्वारा तभी तो जाएगा राष्ट्रपति के पास, दोनों सदनों द्वारा विधेयक के पारित होने पर उसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु भेजा जाता है, उसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु भेजा जाता है।
क्योंकि राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, क्योंकि संसद 3 अंगों से मिलकर बनी, मैंने बताया लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। सदन 2 होते हैं, अंग 3 होते हैं, तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है ना, तो हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? क्योंकि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है। अंतिम अगली लाइन से लिखेंगे, अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कोई विधेयक, 111 के अनुसार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कोई विधेयक कानून बन जाता है, कोई विधेयक कानून बन जाता है। कौन सा? आर्टिकल 111 के द्वारा। अब थोड़ा और रह गया था ये, इसको थोड़ा हम कल समझ लेंगे, वैसे पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखो एक और है कि इसी राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उन्हें एक बार लौटा सकता है, लेकिन अगर पुनः उसको वापस राष्ट्रपति को भेजें तो वो हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। तो ये लाइन लिख ले, चलो इतना ही लिख लिया तो एक लाइन वो लिख ले। हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन वो हस्ताक्षर करने से पहले मान लो राष्ट्रपति उसको देखते हैं और वो उसको वापस भेज दे, मान लो कहाँ, संसद में वापस भेज दे, तो संसद वापस उसको भेज दे तो दोबारा उसको नहीं भेज सकता, समझ गए? तो इसमें अगली लाइन में लिखें, राष्ट्रपति उस विधेयक को जो उसके पास भेजा गया ना, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए, वी के ऊपर है की मात्रा, पुनर्विचार के लिए संसद को एक बार वापस भेज सकता है। पुनर्विचार मतलब दोबारा विचार करने के लिए एक बार भेज सकता है, यानी राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को एक बार, कितनी बार? एक बार वापस भेज सकता है। फिर यदि एक बार भेज दिया, यदि संसदें उस विधेयक को, उस विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन, वैसा का वैसा भेज दे या बदलाव करके भेज दे, दोनों है। संसद विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन यानी बदलाव या बिना बदलाव के वापस भेज देती है, वापस भेज देती है किसको? राष्ट्रपति को। तब राष्ट्रपति को उस विधेयक पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है, तब राष्ट्रपति को उस विधेयक पर हस्ताक्षर करना जरूरी होता है। दोबारा वो मना नहीं, ये ताकत है राष्ट्रपति की। अब वैसे तो राष्ट्रपति एक नाम मात्र का होता है, इसलिए वो उसका ज़्यादा रोल नहीं होता, वो उसको हस्ताक्षर करने पर, उसको संविधान ने बस इतनी ताकत दी है, उसका महत्व भी होना चाहिए पद का। तो उस विधेयक को जैसे संसद में, लोकसभा राज्यसभा में पारित हो गया, हमने पढ़ा, फिर उसको कहाँ भेजते हैं? साधन में, तो वापस भेज दिया। अगर संयुक्त बैठक के बाद भी भेजेंगे तो पास होने के बाद ही तो भेजेंगे ना। राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो राष्ट्रपति उस विधेयक को हस्ताक्षर करने से पहले उसको वापस भेज सकता है सदन में कि ये यहाँ पर ये है, आप पुनर्विचार करिए, वापस इस पर ध्यान दें। तो अगर संसद उसको स्वीकार कर लिया, अब संसद उसको देखेगी, अगर वो बात समझ में आती है, भाई राष्ट्रपति मोदी ने ये कहा तो यहाँ बदलाव करना है, तो वो कर भी सकती हैं। और मान लो नहीं करे और वो वैसा का वैसा वापस भेज देती है, तो राष्ट्रपति को दूसरी बार में हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं, ये उसकी बाध्यता है, समझ गए? वो मना नहीं कर, दोबारा नहीं भेज सकता, ये नियम है, समझ गए? तो आपका ये अध्याय कंप्लीट हो चुका है। अध्याय 1 इकाई 2 का था, ये आज कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।